नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नीरज भारद्वाज आज आपके सामने केवीएस हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करना चाह रहा हूं और इस विषय को बहुत तेजी से और बहुत समझ के साथ आपके साथ रखना चाहूँगा। और इसके लिए मैं सबसे पहले केवीएस ने जो पाठ्यक्रम या हम कहें विषय को लेकर जो स्पष्टीकरण किया है उस पर 2 मिनट बात करना चाहूँगा। सबसे पहले वो कहता है कि विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणाओं संकल्पनाओं को सम्मिलित किया गया है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि हमें छठी से लेकर 10वीं तक की हिंदी की पाठ्य पुस्तक को बहुत अच्छे से देखना और समझना है। उसी के आधार पर ही हम इस पूरे पेपर को आगे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कक्षा 6 में हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक लगी हुई है एनसीईआरटी में, उसके अंदर कौन कौन से अध्याय हैं, कौन कौन से लेखक हैं और वो गद्य या पद्य की किस विधा में लिखे गए हैं, वो मैं आपके साथ स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरे साथ। सबसे पहले कक्षा 6 आपके साथ है, वह चिड़िया जो कविता केदारनाथ अग्रवाल, बचपन संस्मरण है कृष्णा शोभती, नादान दोस्त कहानी है प्रेमचंद की, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता है शमशेर बहादुर सिंह, अक्षरों के का महत्व निबंध है गुणाकर बुले का। और ऐसे ही जब हम आगे जाते हैं तो ये एक बहुत लंबा यानी कि 17 जो अध्याय हैं उसके अंदर ये पूरा सिलेबस डिवाइड करके हमारे सामने रखा है। तो सिलेबस को जब हम देखते हैं तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। के अंदर वो किस विधा में लिखा हुआ है वो भी आपके सामने है, लेखक कौन है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं तो कक्षा 7 की बात करते हैं तो कक्षा 7 को भी हमने इसी तरीके से आपके सामने रखा। वहां पर पाठ का नाम है, फिर जो गद्य या पद्य की जो विधा है उसे हमने वहां रखा और फिर वहां लेखक यानी कि कृतिकार का नाम भी हमने वहां रखा है जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कक्षा 8 में आपको दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 8 को भी ऐसे ही करके रखा गया है। और वहां पर जब आप जाते हो तो कक्षा 8 में लास्ट में आपको टोपी कहानी है वो आपको दिखाई दे रही होगी। और ऐसे ही हम कक्षा 9 की जब बात करते हैं तो कक्षा 9 में जब जाते हैं तो वहां पाठ्य पुस्तक दो हिस्सों में बटी हुई है, एक स्तिज है और दूसरी कृतिका है। तो का जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, दो बैलों की कथा कहानी विधा है और प्रेमचंद ने लिखा है। ऐसे करके फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कृतिका में जाते हैं तो इस जल प्रलय में सुरताज है जो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। और ऐसे करके ये सारा रीढ़ की हड्डी एकांकी है चंद्र माथुर की है। इस पूरे सिलेबस को जब हम पढ़ते हैं फिर हम कक्षा 10 पर आते हैं तो कक्षा 10 पर भी हमें इसी बात को लेकर चर्चा करनी होती है। वहां पद है, चौपाई है, सवैया है, आत्म तथ्य लिखा है, उत्साह अट नहीं रही है, ये कविता के रूप में है आपको दिख रहा है। सूरदास है, तुलसीदास है, देव है, जयशंकर प्रसाद और निराला आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन। फिर जब हम कृतिका को पढ़ते हैं तो कृतिका के अंदर भी हमें वहां दिखाई देता माता का आंचल जो उपन्यास का एक अंश है, और जॉर्ज पंचम की नाक कहानी कमलेश्वर की है, साना साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृत्तांत है मधु काकरिया जी का। और ऐसे जब हम इस पूरे सिलेबस को जब पढ़ते हैं हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक, तो लगभग मैं एक बात मानकर चल रहा हूं कि इस पूरे पाठ्यक्रम के अंदर मुझे साहित्य की हर विधा वहां दिखाई दे रही है। क्योंकि साहित्य को जो आप पढ़ते हो तो साहित्य के अंदर दो वहां तत्व हमारे सामने उभर कर आते हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा है हमारे सामने दृश्य काव्य। जब आप श्रव्य काव्य की बात करते हो तो उसके अंदर दो चीजें हैं, पद्य है और दूसरी चीज वो गद्य कहता है। और दृश्य काव्य के अंदर वो कहता है कि दृश्य काव्य में दो रूप है, एक नाटक और दूसरा एकांकी। और उसे जब आप पढ़ते हो रूपक इसमें 10 भेद हैं और उपरूपक इसके भी 18 भेद हैं।
ये एक बहुत गहनतम अध्ययन की चर्चा है। और जब आप आगे जाते हो तो आप पढ़ते हो कि साहित्य गद्य और पद्य है, तो वहां आप पढ़ते हो कि साहित्य के 4 तत्व हैं, उसके अंदर भाव होता है, उसके अंदर विचार होता है, उसके अंदर कल्पना है और उसके अंदर शैली है। और ये भी प्रश्न आपके साथ बनते हैं जब आप काव्य की बात करते हो, तो पद्य के अंदर केवल कविता ही नहीं है, आप चौपाई भी पढ़ रहे हो, दोहा भी पढ़ रहे हो, सोरठा भी पढ़ रहे हो, कवित भी पढ़ रहे हो, पद भी पढ़ रहे हो, सवैया भी पढ़ रहे हो, साखी भी पढ़ रहे हो, शब्द भी पढ़ रहे हो, रमैनी भी पढ़ रहे हो। और यहां पर भी आप देखो, गद्य की बात करें तो गद्य में भी आप नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, रिपोर्टाज, निबंध, डायरी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, व्यंग्य, पत्र, साक्षात्कार, स्मृति, व्यक्ति चित्र, और ये गद्य की सभी विधाएं जो हैं इन पर चर्चा हो रही है। यानी कि जब आप छठी से लेकर 10वीं तक के पूरे पाठ्यक्रम को देखते हो, उस पूरे सिलेबस को जब आप देखते हो, तो वहां पर हमें गद्य और पद्य के ये सारे ही रूप कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है हमारे सामने कि क्या हम गद्य और पद्य की इन विधाओं के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में उन्होंने लगा ही रखा है। तो क्या एक अध्यापक होने के नाते मुझे इन सब बातों के बारे में पता है या नहीं पता है? और ऊपर से उसने ये भी लिखा कि स्नातक स्तर का, यानी कि आपको इन सब विधाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और इससे जो विषय वस्तु जुड़ी हुई है उसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। इसमें जब आप पढ़ रहे हो तो आदिकालीन कवि कोई भी पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी कि हिंदी साहित्य को जब हम देखते हैं तो इस छठी से लेकर जब हम 10वीं तक के पाठ्यक्रम को देखते हैं तो इसमें आदिकालीन कोई भी कवि इसमें नहीं लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है, लेकिन हमें साहित्य का पता होना चाहिए, तो आदिकाल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात वो कहता है कि भक्ति काल, जब जैसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम बांटते हैं तो वहां आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 संदर्भ में रखते हैं और फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आदिकाल से कोई कवि पाठ्यक्रम में नहीं लगा हुआ, क्योंकि मैं पाठ्यक्रम में ही रहूंगा, पाठ्यक्रम से बाहर आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात वो कहता है भक्ति काल, तो भक्ति काल के कवि का नाम, कक्षा और विशेष क्या है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, कि कबीर लगा हुआ है, और कबीर कक्षा 8 में भी है और कबीर कक्षा 9 में भी है। 8 में साखियां लगी हुई और 9 में साखियां और शब्द दोनों ही लगे हुए हैं। जब आप तुलसीदास की बात करते हो, कक्षा 6 में भी लगा है और वह कक्षा 10 में भी लगा है, यानी कि 6 में वन के मार्ग में, यानी कि कवितावली से सवैया लिया गया है। जो कवितावली का अयोध्या कांड है उसका 11वां और 12वां जो सवैया है वो पाठ्यक्रम के अंदर लगा हुआ, और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। तो हमें एक ये कह सकते हैं कि गहन चिंतन और गहन अध्ययन की जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कि हम हवा में ही उस बात को कह दें, हवा में नहीं हो पाएगा कुछ भी। फिर दूसरी बात, आप 10 की बात करा तो 10 में चौपाई लगी हुई है जो रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है, और इसकी भाषा अवधि, यानी कि एक ही कवि है और उसकी भाषा ब्रज भी लगी हुई है सिलेबस के अंदर, अवधि भी लगी हुई है। तो यानी कि तुलसीदास के जीवन से जुड़े वो बहुत सारे प्रश्न को हमसे कर सकता है, तो इसका मतलब हमें तुलसीदास के बारे में भी अध्ययन करना होगा। फिर जब आप सूरदास की बात करते तो कक्षा 8 और कक्षा 10 में भी सूरदास जी लगे हुए हैं और वहां पद लगे हैं। तो 8 में बाल लीला वर्णन है और 10 में भ्रमर गीत जो है वो लगा हुआ, और भाषा ब्रज है और वो सिलेबस में लगा हुआ है। फिर जब आप पढ़ते हो तो मीराबाई, वो कक्षा 7 में लगा हुआ है, मीराबाई के पद हैं, आप पढ़ते हो तो वहां आपकी समझ आता है। नरोत्तम दास का कक्षा 8 में लगा हुआ है सवैया, और वो नरोत्तम दास की जो आप खंड काव्य जो रचना सुदामा चरित्र को आप पढ़ते हो तो उसका जो खंड काव्य है और खंड काव्य की जो भाषा वो अवधि है, उसका 33वां और 34वां सवैया लगा हुआ। ये बहुत एक गहन चिंतन के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। तो नरोत्तम दास का जो खंड काव्य, यानी कि प्रबंध काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इस बात का भी हमें गहन चिंतन या गहन अध्ययन करना पड़ेगा और इस पर हमें चर्चा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो हवा में बात नहीं होगी, वो चिंतन के साथ आपके साथ बात करना चाह रहा है। फिर वो आपसे कह रहा है रसखान कक्षा 9 में लगा हुआ है और उसका सवैया लगा हुआ है और उसकी भाषा ब्रज है। फिर रहीम की बात करते हैं, रहीम कक्षा 7 में है और उनके दोहे लगे हुए हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए दोहे में कितनी मात्रा होती है, चौपाई की पहचान क्या होती है, सोरठा कैसे होता है, सवैया कैसे, कवित क्या होता है,
पद में कैसे आप पता करोगे कि ये पद है? तो कहने का तात्पर्य एक चिंतन तो होगा ही होगा, और इस चिंतन होने के साथ साथ आप सिलेबस पर तभी चर्चा कर पाओगे या बालक के साथ तभी आप कोई भी विषय रख पाओगे जब आप उसका गहन चिंतन करके आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहां पर आप जब केवीएस को पढ़ रहे हो तो केवीएस ने अब की बार एक बात और कही है कि वह जो इंटरव्यू करा रहा है, साक्षात्कार जो ले रहा है, उसके अंदर वह सिलेबस को जो पठन पाठन है उसके बारे में भी आपसे चर्चा कर सकता है। यानी कि वो पहले ही साफ कर रहा है 6 से 10। तो इसका मतलब यह है कि यदि वो आपसे इंटरव्यू में नरोत्तम दास के बारे में पूछ रहा है और यदि उसको चर्चा कर रहा सुदामा चरित्र का, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। यदि वो कवितावली की बात कर रहा है और कवितावली कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो आप उसके बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि रामचरितमानस के आधार पर ही वो लिखा गया। तो जब तक आप उस चीज को नहीं मानोगे, उसी का बेस माना है उसने रामचरितमानस के आधार पर ही, तो जब तक, लेकिन भाषा ब्रज है तो वहां आपको अंतर भी पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो सामने वाले के, और कैसे आप उसको आप सामने बात को रख पाओगे, कितना स्पष्टीकरण आपके पास है। क्योंकि अब आपने पेपर तो पास कर लिया है, लेकिन आपको अब वहां व्याख्यानित करना है कि आप उस बात को समझा पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ये एक बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी समझ है, और इसी को लेकर मैं आपके सामने हूं। फिर आपसे वो बात कर रहा है कि रीतिकाल का यदि कवि है तो रीतिकाल का कवि जो हमारे सिलेबस में जो लगा हुआ है वो आपके सामने दिख रहा होगा, देव लगा है, और 10वीं क्लास में लगा, उसका कवित्व और सवैया है। ये थोड़ा सा आप पीपीटी में देख रहे हो, तो ये जो स्लाइड्स है जो अप एंड डाउन के साथ हो गई है, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। तो अब फिर भारतेंदु जब आधुनिक काल में आते तो भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग से वहां एक भी व्यक्ति हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और यदि वहां वो दिखाई भी देता है तो उस पर भी चर्चा हम अच्छे से कर सकते हैं। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो प्रेमचंद की कहानियां पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, और वहां पर आप देख सकते हो। और वहां पर नादान दोस्त जो कक्षा 6 में लगी हुई है, कक्षा 9 में दो बैलों की कथा लगी है। और द्विवेदी युग का ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध कक्षा 7 में लगे हैं, एक तिनका जो है वो कविता उनकी लगी हुई है, क्योंकि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखने वाले हरियोध जी ही हैं। तो कवि सम्राट भी हरियोध जी को ही कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य एक हमें बेसिक जो जो हमारे एक साधारण जो पाठ्यक्रम के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जब हम पढ़ते हैं आगे छायावाद की ओर जब गए, तो छायावाद में प्रसाद भी है, निराला भी है, और पंत भी हमारे पाठ्यक्रम में जब हम इस पूरे को टटोला तो वो भी हमें दिखाई दिए। और कक्षा 10 में जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य दिखाई दिया। जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ते हैं कक्षा 8 और 10 में दिखाई दिया। 8 में उनकी ध्वनि कविता है, और कक्षा 10 में उत्साह और अट नहीं रही हैं, ये दो कविताएं हमारे सामने हैं। फिर जब आप सुमित्रानंदन पंत को पढ़ते हो तो कक्षा 6 और 10 में वो दोनों में है। 6 में मैं सबसे छोटी हूं, और 10 में ग्रामश्री, दो कविता वहां लगी हुई हैं। फिर यहां भी छायावाद का जो चौथा प्रमुख स्तंभ है, जिसे आप महादेवी वर्मा कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी संज्ञा दी गई है, तो महादेवी वर्मा भी हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन वो काव्य रूप में ना होकर महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य लगा हुआ कक्षा 7 में नीलकंठ जो रेखा चित्र है, और कक्षा 9 में मेरे बचपन के दिन स्मृति के रूप में उन्होंने दिया हुआ है। जब आप राष्ट्रीय काव्य धारा की ओर बढ़ते हो तो राष्ट्रीय काव्य धारा में हम सबसे पहले पंडित नेहरू का ही नाम ले लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र कक्षा 6 में लगाए गए हैं, और महात्मा गांधी जी का आश्रम का अनुमानित व्यय कक्षा 7 में लगाया गया है, जो एक लेखा जोखा है, जो एक लेखा जोखा के रूप में है। और फिर राष्ट्रीय काव्य धारा में ही आप जब जाते हो तो राष्ट्रीय काव्य धारा में भी दिनकर जी भी हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त जी भी, माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हमारे सिलेबस में लगे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, जिनको हम अभी कक्षा 6, 7, 8 में देखते हुए आ रहे थे। स्लाइड्स में जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके सामने शो हो पाए, लेकिन वो सारे आपके सिलेबस में या हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। फिर जब आप छायावाद के बाद प्रगतिवाद की बात करते हो, फिर प्रयोगवाद की बात करते हो, तो वहां भी हमें देख लेना चाहिए। जब आप प्रगतिवाद की बात करते हो तो प्रगतिवाद के अंदर केदारनाथ अग्रवाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं, शिव मंगल सिंह सुमन दिखाई दे रहे हैं, नागार्जुन भी दिखाई दे रहे हैं। कक्षा 6 और 9 में केदारनाथ अग्रवाल, कक्षा 6 में वह चिड़िया जो पहली कविता है। फिर जब आप कक्षा 9 में चंद्र गहना से लौटती बेर, जब वो एक चंद्र गहना नामक बाग से बाहर निकल कर आए हैं। फिर शिव मंगल सिंह सुमन कक्षा 7 में हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये पहली ही कविता है, आपने पढ़ी भी होगी। नागार्जुन कक्षा 10 में
यह दंतुरित मुस्कान और फसल जो कविता है वो लगी हुई है, और कक्षा 7 में हिमालय की बेटियां निबंध रूप में भी लगा हुआ है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो तार सप्तक की भी बात कर लेते हैं, आगे इसके जनक रहे हैं। और तार सप्तक 1943 में जो उभर कर आया, तो गिरजा कुमार माथुर, उनका कक्षा 10 में एक कहानी लगी हुई है, वो कविता लगी हुई है, छाया मत छूना। आगे को, आगे का जो मैं क्यों लिखता हूं निबंध है, वो कक्षा 10 में आपके पाठ्यक्रम में है। तार सप्तक के संस्थापक आगे ही हैं, और दूसरा सप्तक 1951 में आया। 1951 में आया, भवानी प्रसाद मिश्र कक्षा 7 में लगे हैं, कठपुतली उनकी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह 6 से 9, यानी कि 6 में चांद से गप्पे कविता है, और 9 में मैं किस तरह मैं आखिर हिंदी आया, ये थोड़ा सा एक शब्द मिस्टेक आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा सप्तक 1959, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 7 और 9 में लगे हुए हैं। 7 में शाम एक किसान, और 9 में मेघ आए बंठन, मेघ आए एक कविता आपके सामने है। इस तरीके से पूरा पाठ्यक्रम आप जब देखते हो, मैंने काव्य ही रूप आपके सामने अभी तक दिखाया है। गद्य की हर एक विधा, जो इस पर हम चर्चा कर रहे थे, गद्य की हर एक विधा पर हमारे इस सिलेबस के अंदर बात की गई है, यानी कि गद्य की सारी विधाओं पर चर्चा की गई है। नाटक भी हमारे, जब आप सिलेबस को पढ़ते हो तो सिलेबस मेरे हाथ में ही है, जब आप पढ़ते हो तो नाटक भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जो मराठी से लिया गया है। कक्षा 7 में पापा खो गए, जो विजय तेंदुलकर जी का है। जब आप एकांकी की बात करते हो तो कक्षा 6 में ही एकांकी के रूप में है, ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर की एकांकी लगी हुई है। फिर जब आप एकांकी की बात करते हो तो कक्षा 9 में भी एकांकी है, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र जी की लगी हुई है। तो आप जब इस सारे सिलेबस को पढ़ते हो, नाटक, एकांकी, कहानी, नादान दोस्त और प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पर हमने चर्चा की। उपन्यास कोई नहीं लगा है सिलेबस के अंदर, संस्मरण लगे हैं, रेखा चित्र नीलकंठ की बात की, महादेवी वर्मा की आत्मकथा, रिपोर्टाज जिस पर निबंध, डायरी, जीवनी, यात्रा वृतांत, व्यंग्य, पत्र, साक्षात्कार, स्मृति, व्यक्ति चित्र, ये सभी कुछ हमारे पाठ्यक्रम में लगा। और अलग अलग लेखकों, अलग अलग कृतिकार या अलग अलग कवि रचनाकार जिनके बारे में भी चर्चा करें हम, वो सब हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इसी बात को देखना है कि हम अपने पूरे पाठ्यक्रम को कैसे समझ पा रहे हैं, फिर हम आगे जाकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, और अगली जो भी बात होगी, लाइव होगी बात या रिकॉर्डिंग जो भी बात होगी, तो जल्द ही आपसे साथ मुलाकात होगी। किसी भी बात के लिए, किसी भी चर्चा के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर चलेंगे, नाम होगा, और वो सारी चीजें हैं, आप वहां जाकर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।